Hello students, welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we are going to learn class 8 geography. Class 8 geography को पढ़ने से पहले हम उसके बुक को देखें। ये क्लास 8 की geography है और हमेशा मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ geography की क्लास लेते वक्त कि आपकी क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक का नाम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपकी बुक का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी हो रहा है और इन फ्यूचर होता रहेगा। और किस चीज़ की डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो रिसोर्सेज की डेवलपमेंट की बात। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स है इसमें। पहला चैप्टर रिसोर्सेज, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, लाइक नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। और इसके अलावा जो सेकंड चैप्टर है दैट इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आप देखेंगे कि ये लैंड सॉइल वाला जो चैप्टर है ये भी नेचुरल रिसोर्स से ही रिलेटेड है। थर्ड चैप्टर है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ये भी आपका मिनरल्स जो है वो नेचुरल रिसोर्स से ही रिलेटेड है। देन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जो है वो भी आपका नेचुरल रिसोर्स से ही रिलेटेड है। और एग्रीकल्चर के बाद आता है इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी उसमें से सेकेंड यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़, यानी इंडस्ट्रीज को भी प्राइमरी एक्टिविटीज सपोर्ट करती है। और लास्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि नित्य नए रिसोर्सेज का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ उन रिसोर्सेज को बचाने की भी परिकल्पना करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर तो ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि चैप्टर का नाम काफ़ी लेंथी है ना। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, बहुत आसान है। आप पूछेंगे चैप्टर का नाम इतना बड़ा, इसमें पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा, पर ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसको पढ़ते समय यानी कि इस चैप्टर को पढ़ते समय आपको सिर्फ एक ही काम करना है। और वो काम क्या है, आपको पहले ही मैंने बता दिया कि ये जितनी भी रिसोर्सेज ये सारे नेचुरल रिसोर्स है। तो पहला काम तो मैंने खत्म कर दिया। दूसरा काम हम और आप मिलके करेंगे वो ये कि नेचुरल रिसोर्स जो है ये सारे रिसोर्सेज की बात हो, फिर चाहे वो लैंड ले लीजिए, सॉइल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये सभी के सभी नेचुरल रिसोर्सेज डिग्रेड हो चुके हैं। तो क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ दें? क्या इनमें हम कोई भी सुधार ना करें? नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्स है ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है। तो इस चैप्टर में हमें एक ही काम करना है। लाइक लैंड का एग्जांपल लें तो हमें ये देखना है कि लैंड है क्या, किस तरह से इस रिसोर्स को यूज़ करते हैं और किस वजह से वो रिसोर्स डिग्रेड हो गया है, और हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करके ये जो लैंड्स खराब हो गए हैं उनको हम सही कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है, और यही चीज़ लागू होता है बाकी सारे पे भी। यानी लैंड के बाद सॉइल की बात आती है, तो सॉइल के साथ भी यही है कि किन वजहों से सॉइल डिग्रेड हो गई है और किन वजहों को इस्तेमाल करके हम उसे सही कर सकते हैं। वाटर के साथ भी सेम है। तो इसी तरह से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम एक सब टॉपिक को एक बार ख़त्म कर सकूं। लाइक लैंड है तो इससे रिलेटेड चीज़ को मैं एक बार में ख़त्म कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है, जिसमें लैंड के बारे में कहा गया है कि दो बच्चों का एग्जाम्पल दिया गया है। एक तो मंबा जो कि तंजानिया में रहती है, जो कि अफ्रीका का एक गांव है, और दूसरा बच्चा है पीटर जो कि न्यूजीलैंड में रहता है। दोनों की लाइफ स्टाइल में काफ़ी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये पहले यदि हम देखें तो चलिए बुक पढ़ लेते हैं। In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. She has to walk a long way and return after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goats. All her family owns a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. तो मंबा और पीटर के जो लाइफ स्टाइल में डिफरेंस है उसकी वजह क्या है? तो क्योंकि हम लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि लैंड की वजह से लैंड अलग अलग जगहों पे, यानी कि अफ्रीका के तंजानिया में और न्यूजीलैंड में लैंड की जो क्वालिटी, जो लैंड अवेलेबल है
वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का है और यही वजह है कि उनकी लाइफ स्टाइल भी डिफरेंट है। लाइक तंजानिया में मंबा जो है उसके फादर जिस ज़मीन के ऊपर खेती करते हैं वो काफ़ी हार्ड है, रॉकी है और वहाँ पे बहुत मेहनत करने के बाद बहुत ही मेहनत से वो वहाँ पे मक्का यानी कि मेज़ और बीन्स उगा पाते हैं। जबकि पीटर जो है वो न्यूजीलैंड में जो है वो उसके पास एक फार्म भी है, इसके अलावा वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, उसकी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट है वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री के ऊपर, और साथ ही वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। एक जो बेसिक अंतर आपको दोनों में दिख रहा है वो ये कि मंबा जो है इनकी फैमिली जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि पीटर जो है प्राइमरी एक्टिविटीज के साथ साथ सेकेंडरी एक्टिविटीज के ऊपर भी निर्भर है इनका परिवार। तो दोनों की लाइफ स्टाइल में जो डिफरेंस है उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह यही है, दोनों की लाइफ स्टाइल में डिफरेंस की मेन वजह यही है कि पहले हम लैंड को ले लिए तो जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो अलग अलग है, वो दोनों ही जगहों पे यानी कि न्यूजीलैंड में और तंजानिया में अलग अलग है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए क्वालिटी ऑफ लैंड। नेक्स्ट सॉइल, कहाँ की मिट्टी किस तरह की है। जैसे तंजानिया की बात हो रही तो वहाँ की जो मिट्टी है वो वहाँ का जमीन जो है वही रॉकी है, तो मिट्टी भी काफ़ी रूखी है, जिसकी वजह से उसके फादर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुछ उपज हो पाती है, जो कि पूरे परिवार के लिए पूरे साल के लिए काफ़ी नहीं होता है। तो टाइप ऑफ सॉइल आप लिख लीजिए। थर्ड, पानी। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे पानी अच्छी मात्रा में अवेलेबल होगा वहाँ खेती अच्छे से होगी, और जहाँ पानी दिक्कत से अवेलेबल होगा वहाँ खेती अच्छे से नहीं हो सकती। मंबा के एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि उसे पानी भरने के लिए काफ़ी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है, उसके बाद आकर वो अपनी मदर का भी हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तीसरा रीज़न लिख लीजिए। और फोर्थ है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इस तरीके से कि आप देख रहे हैं कि मंबा के फादर जो है वो बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिस वजह से पैदावार ज़्यादा नहीं हो पाती। और दूसरी तरफ पीटर जो है उसकी फैमिली जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, साइंटिफिक तरीके से खेती करती है। तो ये सारी वजह हो जाती है दोनों की लाइफ स्टाइल में डिफरेंस होने का। तो जाहिर सी चीज़ें कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल किस चीज़ से हैं? लैंड से हैं। तो डिफरेंस ऑफ लैंड जो है वही सबसे बड़ी वजह है इनके लाइफ स्टाइल में डिफरेंस होने का। तो चलिए लैंड है क्या ये देखते हैं। सबसे पहले लैंड देखिए। लैंड पूरे अर्थ सरफेस पे ओनली 30% लैंड जो है वही हैबिटेट है। तो लैंड जो है 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि पूरे अर्थ के सरफेस पे ओनली 30% लैंड ही है जो कि रहने योग्य है। इसके बाद यदि देखें तो 70% जो रिमेनिंग है, जो 70% बचा हुआ हिस्सा है वो स्पार्शली पॉपुलेटेड है या फिर बिल्कुल ही रहने योग्य नहीं है। क्यों है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। पहले ये देखिए कि ये जो 30% एरिया है इसमें पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के 90% लोग यहाँ पे रहते हैं। पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 90% हिस्सा इस 30% लैंड पे रहता है। अब क्यों रहता है? जाहिर सी बात है कि जहाँ पे रिवर वैलीज होंगे, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ पे प्लेन्स होंगे, वहाँ पे रहने के लिए जगह अच्छी मिल जाती है, एग्रीकल्चर के लिए जगह अच्छी मिल जाती है। इस वजह से इस जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और यही वजह है कि इन 30% एरिया पे ही पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन पूरा 90% हिस्सा जो है वो रहता है। बात आती है 70% की, जहाँ की स्पार्शली पॉपुलेटेड है या फिर बिल्कुल ही रहने योग्य नहीं है। तो क्या वजह हो सकती है? आप जानिए कि जो हायर लैटिट्यूड्स हैं, यानी कि जहाँ पे माउंटेन्स है, तो जो स्लोप्स होते हैं माउंटेन के वो काफ़ी स्टीप होते हैं, वहाँ पे रहना मुश्किल होता है। जो डेजर्ट एरिया है वहाँ रहना मुश्किल होता है। जैसे डीप फॉरेस्ट है वहाँ पे रहना मुश्किल होता है। तो इन सब जगहों पे, और कहीं की यदि रग्ड टोपोग्राफी है तो वहाँ भी रहना बहुत मुश्किल होता है। तो पूरे अर्थ सरफेस पे मात्र 30% लैंड ही है जो रहने के योग्य है।
तो लैंड यूज क्या होता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि लैंड को किन किन तरीकों से यूज किया जाता है। तो बेसिकली तो हम लोग दो चीज कहते हैं कि लैंड का यूज हमेशा ही दो पर्पज से होता है, एक तो हैबिटेशन के पर्पज से और दूसरा कल्टीवेशन के पर्पज से। तो जाहिर सी बात है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो लैंड को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड यूज के लिए फॉरेस्ट्री, ठीक है। इसके बाद देखिए माइनिंग के काम के लिए भी लैंड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर घरों को बनाने के लिए, बिल्डिंग हाउसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रोड भी लैंड के ऊपर ही बनाया जाता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती है वो भी लैंड के ऊपर ही की जाती है। तो इन डिफरेंट तरीकों से लैंड को इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वो क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो इस इस्तेमाल के लिए जरूरी होते हैं, यानी वो कौन सी खास चीजें होती है जो ये डिटरमाइन करते हैं कि लैंड को यूज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो जो लैंड डिटर्मिनेंट्स होते हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि वो तत्व जो ये तय करते हैं कि लैंड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ऐसे तत्व को हम दो भागों में बांट सकते हैं और वो है पहला फिजिकल फैक्टर और दूसरा ह्यूमन फैक्टर। तो चलिए लिख लेते हैं फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आ जाता है आपका टोपोग्राफी, क्लाइमेट, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स भी। और ह्यूमन फैक्टर में आ जाएगा आपका पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। तो ये तो लैंड डिटर्मिनेंट्स हो गए। और इसके अलावा ये भी एक जरूरी चीज है ये जानना कि लैंड को आखिर कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मेनली लैंड को दो भागों में बांट सकते हैं। चलिए इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। एक तो प्राइवेट हो गया आपका और दूसरा कम्युनिटी। यानी प्राइवेट और कम्युनिटी, यानी कि एक ऐसी जमीन जो किसी एक इंडिविजुअल की हो या कुछ इंडिविजुअल्स की हो तो उसे प्राइवेट कहेंगे, जबकि वो जमीन जिसे कॉमन यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसे हम कम्युनिटी लैंड कहते हैं। तो लैंड दो तरह के हो गए, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। हाँ, यहाँ एक खास बात है कि जो कम्युनिटी लैंड है इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है। जाहिर सी बात है क्योंकि वो एक ऐसा रिसोर्स है जो कि कॉमन इस्तेमाल में लाया जाता है, इसीलिए इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। अब क्या हुआ है कि समय के साथ, डेवलपमेंट के साथ, ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांडिंग नीड को पूरा करने के लिए लैंड यूज पैटर्न जो है उसमें भारी बदलाव हो गया। यानी कि ऐसी जगह, जो आपकी बुक में भी एक पेज पे वो फिगर बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, जहाँ की एक लैंड है और वहाँ पे ढेर सारे वेजिटेशंस लगे हुए हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वहाँ पे बिल्डिंग्स बन जाते हैं और नेचुरल एरिया काफ़ी कम हो जाता है। जाहिर सी बात है इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो लैंड यूज पैटर्न के चेंज होने से बहुत तरह की समस्याएं आ रही है। वो समस्याएं क्या है? एक तो आप देखिए कि सोसाइटी में एक कल्चरल चेंज भी आ रहा है जो कि इसी की वजह से है, और दूसरा आप देखेंगे कि लैंड डिग्रेड हो रहा है, यानी कि लैंड की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है। तीसरा, लैंडस्लाइड्स के खतरे बढ़ रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो ओवर ग्रेजिंग होती है उससे भी लैंड डिग्रेड होता है। सॉल्यूशन क्या है? जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए। तो यानी कि डिफॉरेस्टेशन यदि हो रहा है तो आप अफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाइए, ढेर सारे पेड़ लगाइए। और लैंड रिक्लेमेशन भी इसका एक उपाय है इसको ठीक करने का। फिर रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड, यानी कि जरूरत से ज़्यादा केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करना है। और अंत में चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो ओवर ग्रेजिंग होती है उसको भी कंट्रोल में रखना है। यदि हम इन उपायों को अपनाएंगे तो लैंड की क्वालिटी बेहतर हो सकेगी, वो लैंड जो खराब हो चुका है वो और भी अच्छा हो सकेगा। तो चलिए हम इस दिशा में प्रयास करें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।